वेलकम बैक टू फिल्मी लूप। आज हम जिस मूवी की कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है एवरीबॉडीज फाइन, जो साल 2009 में आई थी। ये कहानी है एक बाप और उसके 4 बेटे बेटियों की। एक बाप जिंदगी भर मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता है और ये उम्मीद करता है कि वो सब कामयाब होकर उसका नाम रोशन करेंगे। लेकिन क्या सभी उतने कामयाब हो पाते हैं जितने कि उनके माँ बाप, रिश्तेदार या ये समाज के लोग उनसे उम्मीद लगाते हैं? और जब वो इन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाते तो क्या करते हैं और इससे उनके माँ बाप पर क्या गुजरती है? इसी बात को इस मूवी में बड़ी ही खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। आप चाहे यंग हो, बूढ़े हो, मेल या फीमेल जो भी हो, हर कोई इस मूवी की कहानी से अपने आप को रिलेट कर पाएगा और इसकी एंडिंग आपको जरूर इमोशनल कर देगी। कहानी की शुरुआत में फ्रैंक नाम के एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो आज बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ अपने घर की सफाई करने में लगा है। उसके इस एक्साइटमेंट की वजह है उसके चारों बेटे बेटियां जो इस वीकेंड थैंक्स गिविंग फेस्टिवल पर घर आ रहे हैं। 8 महीने पहले उसकी वाइफ की मौत हो गई थी, वरना उससे पहले अलग अलग शहरों में रह रहे अपने बच्चों का हालचाल जानना और उन्हें घर बुलाने जैसी सारी जिम्मेदारियां उसकी वाइफ ने ही ले रखी थी। लेकिन उसके गुजर जाने के बाद फ्रैंक ये काम अब अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है। इसलिए थैंक्स गिविंग पर उसने अपने बच्चों को बुलाकर उनके साथ कुछ अच्छे पल बिताने का प्लान बनाया था। और अब जब वो सब उससे मिलने आ रहे हैं तो फ्रैंक बहुत खुश है। वो जल्दी उठकर घर के अंदर का एक एक कोना चमका देता है, बाहर पौधों की अच्छे से कटाई छटाई करता है और दोपहर के बाद सुपरमार्केट जाकर वहां से काफी सारा खाने का सामान और महंगी वाइन भी खरीदता है। घर आकर भी देर रात तक वो साफ सफाई में ही लगा रहता है। लेकिन तभी उसके बड़े बेटे रॉबर्ट का फोन आता है, जो कि एक ऑर्केस्ट्रा में म्यूजिक कंडक्टर है। वो बताता है कि अपने बिजी शेड्यूल की वजह से मैं घर नहीं आ पाऊंगा। फ्रैंक ये सुनकर थोड़ा उदास तो होता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम अपने काम पर ध्यान दो। उसे लगा था कि रॉबर्ट ना सही पर उसके बाकी तीनों बच्चे तो घर आ ही रहे हैं। लेकिन फोन की आंसरिंग मशीन पर उसे अपनी दोनों बेटियों का भी मैसेज मिलता है। उसकी छोटी बेटी रोजी लॉस एंजलिस में एक प्रोफेशनल डांसर है, वो भी अपने डांस शो के चलते घर नहीं आ रही थी। जबकि बड़ी बेटी एमी, जो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी चलाती है, वो अपने बेटे की खराब तबीयत की वजह से आने से मना कर देती है। फ्रैंक का छोटा बेटा डेविड, जो कि एक पेंटिंग आर्टिस्ट है, वो फोन नहीं करता और ना ही उसका कोई मैसेज आता है। लेकिन बड़ी बेटी एमी ही फ्रैंक को बताती है कि मेरी डेविड से बात हो गई है, वो भी अपने किसी आर्ट एग्जीबिशन के चलते नहीं आ पाएगा। इस तरह फ्रैंक के चारों बच्चों ने लास्ट मोमेंट पर अपने घर आने का प्लान कैंसिल कर दिया था। लेकिन फिर भी वो उनसे नाराज नहीं था, क्योंकि उसे पता है कि उसके चारों बेटे बेटियां बहुत ही कामयाब हैं और अपने काम में वो सब इतने बिजी हैं कि उन्हें घर आने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा होगा। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसके बच्चे घर नहीं आ सकते तो क्या हुआ, वो खुद ही उनसे मिलने जाएगा और बिना बताए अचानक उनके सामने जाकर उन्हें सरप्राइज देगा। लेकिन वो सांस का मरीज है, इसलिए अगली सुबह वो अपने डॉक्टर के पास जाकर उसे अपना प्लान बताता है। फ्रैंक के बच्चे देश के 4 अलग अलग शहरों में रहते हैं, इसलिए डॉक्टर उसे हिदायत देता है कि वो फ्लाइट का सफर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता और ट्रेन या बस के लंबे सफर में भी उसकी तबीयत बिगड़ सकती है। लेकिन अपने डॉक्टर की एडवाइस को इग्नोर करके वो जाने का ही फैसला कर लेता है और अपनी सारी दवाइयां और एक बैग लेकर अपने बच्चों से मिलने के सफर पर निकल पड़ता है। इस सफर की शुरुआत वो अपने छोटे बेटे डेविड से करने का प्लान बनाता है, जो कि न्यूयॉर्क सिटी में रहता है। ट्रेन का टिकट खरीदते हुए वो कहता है कि मैं अपने छोटे बेटे से मिलने जा रहा हूँ, जो कि एक कामयाब पेंटिंग आर्टिस्ट है। ट्रेन में अपने आसपास बैठे लोगों से भी वो अपने बच्चों के बारे में ही बातें करता रहता है। उसकी इन बातों से पता चलता है कि फ्रैंक कोई ज्यादा अमीर नहीं था, वो एक मिडिल क्लास आदमी था जो टेलीफोन केबल्स की पीवीसी कोटिंग का काम करता था। और उसे सांस की बीमारी अपने इसी काम की वजह से हुई थी, क्योंकि अपने बच्चों की खातिर उसने दिन रात मेहनत से काम किया और अपनी सेहत की भी फिक्र नहीं की। स्टेशन पर दूसरी ट्रेन का इंतजार करते हुए भी वो कई अजनबियों से अपने बच्चों की कामयाबी की कहानी सुनाता रहता है कि किस तरह मेहनत से दिन रात काम करके उसने अपने बच्चों को इस काबिल बनाया है। आखिर एक लंबा सफर तय करने के बाद फ्रैंक अपने छोटे बेटे डेविड के अपार्टमेंट के सामने आ जाता है। मगर जब उसका अपार्टमेंट बाहर से लॉक मिलता है तो बिल्डिंग के बाहर बैठकर ही वो उसका इंतजार करने लगता है। लेकिन काफी इंतजार के बाद भी जब वो नहीं आता तो फ्रैंक किसी मोटेल में रात गुजारने के लिए वहां से उठकर चल देता है। वहां से कुछ ही दूर एक आर्ट गैलरी में उसकी नजर एक पेंटिंग पर जाती है, जिसके नीचे डेविड के सिग्नेचर थे। इस पेंटिंग को देखकर फ्रैंक डेविड के बचपन की यादों में खो जाता है, जहाँ वो डेविड से पूछता है कि बड़ा होकर वो क्या बनेगा। डेविड जब कहता है कि वो एक पेंटर बनना चाहता है तो फ्रैंक कहता है कि पेंटर नहीं, पेंटर तो दीवारें पेंट करते हैं, लेकिन आर्टिस्ट कीमती पेंटिंग्स बनाते हैं जो लोगों की जिंदगी बदलने का काम करती हैं। तुम्हें तो एक बड़ा पेंटिंग आर्टिस्ट बनकर मेरा नाम रोशन करना है। वो उससे फिर कहता है कि करोगे ना मेरा नाम रोशन, जिस पर मासूम डेविड जवाब देता है कि हाँ डैड, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अब फ्रैंक इन यादों से बाहर आता है और काफी देर इस पेंटिंग को देखने के बाद वो आगे बढ़ जाता है। अगली सुबह वो फिर से डेविड से मिलने आता है, लेकिन अभी भी उसके अपार्टमेंट का डोर बाहर से ही लॉक था। इसलिए वो जो 4 लेटर अपने चारों बच्चों के लिए लिख कर लाया था, उनमें से डेविड के नाम वाला लेटर वो उसके अपार्टमेंट के दरवाजे के नीचे से अंदर सरका देता है, जिसके ऊपर उसने लिख दिया था कि मैं तुमसे मिलने आया था, लेकिन तुम यहाँ नहीं थे।
इसके बाद वो फिर से बस का एक लंबा सफर तय करके अपनी बड़ी बेटी एमी के घर शिकागो पहुंच जाता है, जो शहर के बाहर बने एक बहुत बड़े और शानदार विला में रहती है। उसने एक अमीर और हैंडसम आदमी से शादी की थी और उनका एक बेटा भी है। फ्रैंक जब वहां पहुंचता है तो एमी अपने डैड को अचानक यहाँ देखकर हैरान रह जाती है और जल्दी से पास आकर उसके गले लग जाती है। फ्रैंक उसके हस्बैंड के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि हाँ, मैं फोन कर रही हूँ, वो शाम तक आ जाएंगे। रात को एमी का हस्बैंड घर आकर फ्रैंक से मिलता है, लेकिन डिनर करते हुए फ्रैंक ये देखकर थोड़ा हैरान होता है कि एमी और उसका हस्बैंड एक दूसरे से ना के बराबर बात कर रहे थे और उसका बेटा भी अपने बाप से बदतमीजी से पेश आ रहा था। फ्रैंक को ऐसा लगता है कि एमी उससे कुछ छुपा रही है, क्योंकि जब वो उससे 1-2 दिन यहीं रुकने का अपना प्लान बताता है तो वो कहने लगती है कि डैड, इस हफ्ते तो हम में से किसी को भी आपके साथ वक्त गुजारने की फुर्सत नहीं मिलेगी, हम फिर कभी प्लानिंग करके साथ में वक्त गुजारेंगे। इसके अलावा अगली सुबह जाने से पहले फ्रैंक उन तीनों की एक फोटो लेने लगता है, तो इस दौरान एमी का बेटा अपने डैड से दूर खड़ा होकर फोटो खिंचवाता है और फ्रैंक ये भी नोटिस करता है कि एमी का हस्बैंड रात जो कपड़े पहनकर आया था, सुबह को भी उन्हीं कपड़ों में वापस जा रहा था। इसके बाद एमी फ्रैंक को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन की ओर चल देती है, लेकिन पहले रास्ते में वो उसे अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में भी लेकर जाती है, जिसे देखकर फ्रैंक बहुत खुश होता है। इसके बाद फिर रेलवे स्टेशन पर जब टॉम नाम का एक आदमी आता है तो एमी उसे अपने डैड से मिलवाती है। टॉम और एमी ऐसे दिखा रहे थे कि वो काम के सिलसिले में एक दूसरे को जानते हैं और टॉम से उनकी मुलाकात एक इत्तेफाक है, लेकिन फ्रैंक ने ये नोटिस कर लिया था कि फोन पर एमी टॉम से ही बात कर रही थी और उसके यहाँ आने से पहले ही एमी ने एक तीसरी कुर्सी खींचकर आगे सरका ली थी, यानी उसे पहले ही पता था कि टॉम यहाँ आने वाला है। फ्रैंक इन सब बातों के बारे में एमी से कुछ भी जानने की कोशिश नहीं करता, जैसे उसने सब कुछ जान लिया हो। क्या जाना ये कहानी में आगे पता चलेगा, लेकिन जाने से पहले वो उससे पूछता है, क्या तुम खुश हो? एमी हैरान होकर उसे देखने लगती है तो वो दोबारा यही बात पूछता है और इस बार एमी कहती है कि हाँ, मैं खुश हूँ। इस तरह एमी को गले लगाकर फ्रैंक ट्रेन में चला जाता है और अब वो एक दूसरे शहर डेनवर में अपने बड़े बेटे रॉबर्ट से मिलने पहुंच जाता है। यहाँ वो सीधा उस ऑर्केस्ट्रा बैंड के हॉल में चला जाता है जहाँ रॉबर्ट के बैंड की पूरी टीम रिहर्सल कर रही थी। यहाँ रॉबर्ट को परक्यूशन बजाते देख फ्रैंक को थोड़ी हैरानी होती है, क्योंकि उसे तो ये पता था कि उसका बेटा बैंड का कंडक्टर है। प्रैक्टिस के बाद अपने डैड को डिसअपॉइंट देखकर रॉबर्ट उसे कहता है कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं एक कंडक्टर हूँ, मैं बैंड के साथ परक्यूशन प्ले करता हूँ जिसमें अच्छा खासा पैसा मिल जाता है और कोई प्रेशर भी नहीं रहता। फ्रैंक कहता है कि तुम्हारी मॉम तो कहती थी कि तुम यहाँ बहुत अच्छा कर रहे हो, जिस पर रॉबर्ट कहता है कि मॉम हमेशा आपको अच्छी न्यूज ही बताया करती थी और हमारे बारे में किसी भी खराब न्यूज से आपको दूर रखती थी। वो कहता है कि मैंने कंडक्टर बनने के लिए काफी मेहनत की और अपने खाली वक्त में मैं अभी भी कंडक्टिंग करता हूँ, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पर कोई भी मुझे अभी तक कंडक्टर का काम नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं उसमें उतना अच्छा नहीं हूँ। रॉबर्ट कहता है कि आप इस वजह से डिसअपॉइंट हैं क्योंकि मैंने आपकी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। फ्रैंक कहता है कि ऐसी बात नहीं है, बल्कि तुम चाहो तो फिर से पढ़ाई कर सकते हो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। रॉबर्ट कहता है कि ऐसा नहीं है डैड, मैं अपने काम से खुश हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस तरह अब दोनों बाप बेटे मुस्कुराते हुए कुछ अच्छी बातें करने लगते हैं और फ्रैंक रॉबर्ट से उसके भाई डेविड के बारे में पूछता है और कहता है कि अगर उससे बात हो तो पता करना कि वो किसी परेशानी में तो नहीं है। इसके बाद फ्रैंक अपनी छोटी बेटी से मिलने के लिए चल देता है। रॉबर्ट उसे बस स्टॉप तक छोड़ने जाता है और उसके जाते ही अपनी बहन रोजी को फोन करके बता देता है कि डैड उससे मिलने आ रहे हैं। रास्ते में एक स्टॉप पर फ्रैंक डेविड का फोन नंबर भी लगाकर देखता है, लेकिन कोई भी फोन नहीं उठाता, जिससे उसे डेविड की चिंता होने लगती है और बस में झपकी लगने पर उसे ख्वाब भी आता है जैसे उसका बेटा डेविड किसी मुसीबत में हो। अब फ्रैंक लॉस एंजलिस पहुंचता है तो रोजी पहले ही उसका इंतजार कर रही थी। वो एक शानदार लिमोजिन कार में उसे अपने अपार्टमेंट ले जाती है, जो कि काफी बड़ा अपार्टमेंट होता है। फ्रैंक यहाँ आकर काफी खुश था कि तभी रोजी की एक फ्रेंड जिली अपना बच्चा लेकर वहाँ आती है और कहती है कि मैं किसी जरूरी काम से जा रही हूँ, तब तक क्या तुम मेरे बच्चे को अपने पास रख सकती हो? ये सुनकर फ्रैंक कह देता है कि कोई बात नहीं, ले लो बच्चे को। इस तरह वो उस बच्चे को काफी खिलाता है, जिसके बाद रोजी उस बच्चे को सुला देती है। इस दौरान अपार्टमेंट में लगे फोन के वॉइस मेल से फ्रैंक को ये अंदाजा हो जाता है कि अपार्टमेंट रोजी का नहीं है, बल्कि सिर्फ 1-2 दिन के लिए उसने किसी से उधार मांग रखा है। इसलिए डिनर के दौरान वो रोजी से कहता है कि सुबह होते ही मुझे घर पहुंचना है। वैसे भी यहाँ आते हुए रास्ते में एक नशेड़ी ने उसकी दवाइयाँ छीन कर फेंक दी थी, इसलिए अब वो फ्लाइट से घर जाने का फैसला करता है। डिनर के दौरान ही फ्रैंक रोजी से पूछता है कि तुम चारों भाई बहन हमेशा अपनी मॉम को तो सब कुछ बताते थे, लेकिन मुझे कभी तुमने कुछ नहीं बताया। मैं तो फोन उठाता था और तुम कहते थे कि मॉम है क्या आपके पास? ये सुनकर रोजी मुस्कुराते हुए कहती है कि मॉम से बात करना आसान था, वो हमारी बातें सुनती थी, जबकि आप हमेशा हमारे करियर और हमारे काम के बारे में पूछती थी। फ्रैंक कहता है कि मुझे बस तुम्हारी फिक्र रहती थी और हमेशा मैं तुम्हें सपोर्ट करना चाहता था, और आज तुम इतनी बड़ी डांसर बन गई हो तो मैं बहुत खुश हूँ। अब रोजी फ्रैंक से पूछ लेती है कि डैड आपके भी तो कुछ ख्वाब रहे होंगे, क्या आप कुछ अचीव नहीं करना चाहते थे?
फ्रैंक कुछ सोचकर जवाब देता है कि इस बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं बस एक अच्छा हस्बैंड और एक अच्छा फादर बनना चाहता था और कुछ नहीं। ये कहकर वो फिर से एक सोच में डूब जाता है और अगली सुबह रोजी को गले लगाकर फ्लाइट से घर की ओर निकल जाता है। उसके जाने के बाद दिखाया जाता है कि रोजी कोई डांसर नहीं बल्कि एक 5 स्टार होटल में कॉन्शर्ज की जॉब करती है। इधर दवाई खत्म होने की वजह से प्लेन में ही फ्रैंक की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। बेहोशी के दौरान ही वो एक ख्वाब देखता है जिसमें वो अपने चारों बच्चों के साथ घर के आंगन में बैठा है। यहाँ वो उन चारों से एक एक कर वो सारे सवाल पूछता है जो उनसे मुलाकात के बाद उसके दिमाग में चल रहे थे। वो कहता है कि तुम सब मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो। वो अपनी बड़ी बेटी एमी से कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड अब तुम्हारे साथ नहीं रहता ना। इस पर एमी बताती है कि वो 3 महीने से एक दूसरी औरत के साथ रह रहा है और हमें छोड़कर अब उसी से शादी करने वाला है, इसीलिए मेरा बेटा उससे इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था। वो ये भी बताती है कि स्टेशन पर टॉम नाम का आदमी इत्तेफाक से वहां नहीं आया था, बल्कि मैंने आपसे मिलवाने के लिए उसे बुलाया था क्योंकि मैं भी उसके साथ अपनी रिलेशनशिप को अब आगे बढ़ाना चाहती हूँ। अब वो रोजी से पूछता है कि वो बच्चा तुम्हारा ही था ना। रोजी हाँ में सर हिलाती है और यहाँ पता चलता है कि वो लड़की जिली रोजी की पार्टनर है, यानी रोजी किसी लड़के की बजाय लड़की के साथ रहना पसंद करती है। रोजी कहती है कि मोम को ये बात पता थी लेकिन ये बताकर हम आपको दुखी नहीं करना चाहते थे। अब फ्रैंक डेविड से पूछता है कि तुम बताओ तुम मुझे न्यूयॉर्क में क्यों नहीं मिले और तुम्हारे बारे में ये तीनों मुझसे क्या छिपा रहे हैं। अपने डैड के इस सवाल पर वो चारों हंसने लगते हैं और उठकर वहां से अंदर की ओर भाग जाते हैं। फ्रैंक के इस ख्वाब से ये पता चलता है कि अपने तीनों बच्चों से मिलकर उनके बिना बताए ही वो ये जान चुका था कि अपनी जिंदगी के बारे में वो उससे क्या छिपा रहे हैं, लेकिन डेविड के बारे में वो अभी तक भी कुछ नहीं जान सका था। अब एक हॉस्पिटल के बेड पर फ्रैंक को होश आता है तो उसके तीनों बेटे बेटियां उसके सामने होते हैं, लेकिन डेविड अभी भी यहाँ नहीं था। उन तीनों को देखकर फ्रैंक उनसे डेविड के बारे में पूछता है, लेकिन वो कहते हैं कि आपको हल्का हार्ट अटैक आया है, इसलिए पहले आप आराम कर लीजिए। फ्रैंक कहता है कि मैं जानता हूँ तुम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिन्हें तुम मुझसे छुपा कर रखना चाहते हो, लेकिन एक बात जाने बिना मैं नहीं रह सकता। मैं जानता हूँ कि डेविड किसी मुसीबत में है, इसलिए मुझे सच सच बताओ कि वो कहाँ है और मैं उससे कब मिल सकता हूँ। ये सुनकर वो तीनों खामोश हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू छलक उठते हैं। फिर एमी हिम्मत करके बताती है कि डेविड की मौत हो गई है। ये सुनते ही फ्रैंक सन्न रह जाता है और उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता। एमी अब आगे कहती है कि हम सब ने आपका नाम रोशन करने के लिए जो हो सकता था किया, लेकिन डेविड इस बारे में सबसे ज्यादा सीरियस था। वो हर हाल में उस मुकाम तक पहुंचना चाहता था जहां आप उसे देखना चाहते थे, लेकिन जब उसे ये मुश्किल लगने लगा तो वो बहुत डिस्टर्ब रहने लगा था। ऊपर से मोम की मौत के बाद कोई ऐसा नहीं रहा जिससे वो खुलकर अपने दिल की बात कर सके, इसलिए उसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया और एक दिन मैक्सिको में ड्रग्स के साथ वो पकड़ा गया। जब हमें उसके पकड़े जाने की खबर मिली तो इसीलिए हमने घर आकर आपसे मिलने का प्लान कैंसिल कर दिया था और एम्बेसी में ये पता करने की कोशिश करने लगे कि डेविड के साथ आखिर हुआ क्या है। एमी कहती है कि इसीलिए मैं आपको अपने घर नहीं रोक सकी क्योंकि डेविड को छुड़ाने के लिए मुझे मैक्सिको जाना था, लेकिन वहां जाकर पता चला कि जिस वक्त डेविड पकड़ा गया था तो पैनिक में आकर उसने ड्रग्स की सारी गोलियां एक साथ निकल ली और जब तक मैं वहां पहुंची तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। ये सारी बात सुनकर फ्रैंक टूटकर पूरी तरह रोने लगता है और रोते हुए कहता है कि नहीं, मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं हो सकता। No, my son. That's not my son. अब रात को हॉस्पिटल के बेड पर वो फिर से वही ख्वाब देखता है जिसमें वो डेविड से कहता था कि तुम मेरा नाम रोशन करने के लिए मेहनत करोगे ना, और मासूम डेविड कहता था कि हाँ डैड, मैं पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन आज वो कहने लगता है कि जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए डैड, जिस पर फ्रैंक कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। डेविड अब कहता है कि अगर मैं आर्टिस्ट नहीं बन पाया तो क्या मैं एक नॉर्मल पेंटर की जॉब कर सकता हूँ। फ्रैंक इस बात पर वो कहता है जो उसने पहले कभी नहीं कहा था कि तुम चाहे आर्टिस्ट बनो या नॉर्मल पेंटर, मुझे तुम पर हमेशा गर्व रहेगा। इसके बाद डेविड जाने लगता है तो फ्रैंक उसे आवाज देकर कहता है कि मुझे माफ कर दो, जिस पर अब पहली बार यहाँ यंग डेविड को दिखाया जाता है तो कहता है कि डैड, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। फ्रैंक के इस ख्वाब से उसके दिल की बात पता चलती है कि काश बचपन में अपने बच्चों से उसने ये बात कही होती कि तुम जो भी हो और जैसे भी हो, मुझे हमेशा तुम पर गर्व रहेगा। कुछ दिन बाद फ्रैंक अपनी वाइफ की कब्र पर जाता है और वहां खड़े होकर कहने लगता है कि मुझे बच्चों पर कामयाबी के पीछे भागने का इतना दबाव नहीं डालना चाहिए था, इसके बजाय मुझे ज्यादा से ज्यादा उन्हें सुनना चाहिए था और उनके दिल की बात जानने की कोशिश करनी चाहिए थी जैसे तुम उन्हें सुना करती थी। इसलिए अपनी अच्छी बुरी सब बातें वो तुमसे बताया करते थे। तुमने कई बार मुझे उनकी बातें बताने की कोशिश भी की, लेकिन मैंने उन्हें इग्नोर किया तो तुमने भी मुझे सिर्फ उनकी अच्छी बातें ही बताई और उनकी जिंदगी में चल रही प्रॉब्लम्स को मुझसे छिपा कर रखा। वो डेविड को याद करके इमोशनल हो जाता है और इसके बाद वो फिर से न्यूयॉर्क जाता है। यहाँ वो उसी आर्ट गैलरी में जाकर डेविड की कोई पेंटिंग खरीदना चाहता था,
उसे बताया जाता है कि डेविड की सारी पेंटिंग सेल हो चुकी हैं। लेकिन उन लोगों को जब ये पता चलता है कि फ्रैंक डेविड के फादर हैं, तो वो ढूंढकर डेविड की एक अधूरी पेंटिंग उसे दे देते हैं। इसे देखकर फ्रैंक बहुत इमोशनल हो जाता है, क्योंकि इस पेंटिंग में डेविड अपने फादर के जिंदगी भर के काम को दिखाने की कोशिश कर रहा था। वो इस बारे में हमेशा बहुत सोचता था कि उनके डैड ने उनके लिए कितनी मेहनत की है, इसलिए मुझे भी उनका नाम रोशन करके दिखाना है। अब इसके कुछ दिन बाद क्रिसमस पर फ्रैंक को फिर से शॉपिंग करते हुए दिखाया जाता है और उसके बच्चे भी इस बार अपने फादर से मिलने घर आ जाते हैं। वो पूरे घर को सजाते हैं और फ्रैंक के साथ मिलकर खाना भी बनाते हैं। वो अपनी मॉम की बातें करके हंसते भी हैं तो डेविड को याद करके इमोशनल भी हो जाते हैं। रात को वो सब साथ में बैठकर डिनर करते हैं। फ्रैंक उन सबको उनके पार्टनर और बच्चों के साथ देखकर बहुत खुश था और मन ही मन कह रहा था कि सब ठीक है, एवरीबॉडी इज फाइन। इस मूवी में एक बाप और उसके बच्चों के बीच के रिश्ते को बहुत ही खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। एक मिडिल क्लास बाप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाने के लिए दिन रात मेहनत करता है और उनके लिए अपने सपनों को भी कुर्बान कर देता है, इस उम्मीद में कि एक दिन कामयाब होकर उसके बच्चे उसका नाम रोशन करेंगे। मगर कामयाबी की राह सबके लिए आसान नहीं होती। जब बच्चों को कामयाबी की मंजिल तक पहुंचना मुश्किल लगने लगता है तो फिर वो अपने बाप का सामना नहीं कर पाते और उनसे बात करने में भी कतराने लगते हैं कि कहीं वो मेरे करियर के बारे में कोई सवाल न कर दे। फोन पर वो अपनी माँ से तो बात करते हैं लेकिन बाप से दूर भागते रहते हैं। वो भूल जाते हैं कि उनके लिए वो अभी भी उनके बच्चे ही हैं और उन्हें अपने बच्चों पर हमेशा गर्व होता है।